बच्चों कक्षा 12 विषय बही खाता इसका उप विषय है साझेदारी सामान्य। इसके अंतर्गत हमने आपको साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की विशेषताएं ये बता दी है। अब आपको बताना है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी संलेख वो प्रपत्र है जिसमें सभी साझेदारों के द्वारा आपस में मिलाए गए तालमेल कि कौन क्या करेगा, यानी उनके बीच में जो अनुबंध हुआ है, जो तालमेल बैठा है कि उनको किसको क्या काम करना है, किसके क्या अधिकार हैं, किसको कितनी पूंजी लगानी है, ये सब बातें उस प्रपत्र में दी हुई रहती हैं। यानी कि साझेदारी संलेख यह साझेदारों के मध्य किए गए समझौते को लिखित रूप में रखे गए प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी कि साझेदारों के मध्य जो समझौता हुआ है, जो उनके अंदर उनके आपस में नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों को जिस प्रपत्र में लिखकर रखा जाता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। तो अब जो भी साझेदारों के मध्य में समझौता हो कि कौन कितनी पूंजी लगाएगा, कौन सा कार्य संभालेगा, उनके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या इनके दायित्व है, ये सारी बातें साझेदारों के मध्य निर्धारित होती हैं। उन्हीं को जिस प्रपत्र में लिखित रूप में रखा जाता है वो साझेदारी संलेख कहलाता है। अब साझेदारी संलेख में उल्लिखित नियम या बातें, एक साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें, क्या क्या नियम रखते हैं, ये हमें समझना है। उसमें क्या क्या रखा जाता है। तो सबसे पहला है फर्म का नाम। नंबर 2 साझेदारों के फर्म का नाम व पता, किस स्थान पर फर्म है, साझेदारों के नाम व पता, जितने भी साझेदार हैं उनके नाम व पता लिखे जाएंगे। नंबर 3 है व्यापार की अवधि, इसे हम साझेदारी की अवधि भी कहते हैं।
रहेगी वो कितनी अवधि की होगी, अनियमित समय की, असीमित समय की होगी या उसका एक सीमित समय होगा। चौथा नंबर है अन्य की कुल पूंजी। पांचवा नंबर है सभी साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी, यानी सभी साझेदार कितनी पूंजी लगाएंगे। और इसके बाद है अगला नंबर, छठवां नंबर है पूंजी पर ब्याज। सातवां नंबर है आहरण की मात्रा व ब्याज। आठवां नंबर है आहरण की मात्रा व ब्याज। और अगला नंबर है साझेदारों को देय वेतन व कमीशन की मात्रा। और अगला नंबर है नौवां नंबर है ख्याति के मूल्यांकन की विधि। अगला है लाभ हानि वितरण का अनुपात, क्या अनुपात होगा उनका। आगे 11वां नंबर है अगला नंबर आपका आएगा किसी साझेदार के प्रवेश पर नियम। किसी साझेदार के प्रवेश पर क्या नियम होंगे, ठीक है। अब 12वां नंबर है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के नियम। फर्म के समापन के नियम। चौदहवां है साझेदारों के अधिकार दायित्व तथा कर्तव्य। और 15वां नियम है फर्म के लेखे रखने की विधि। और अंतिम 16वां नियम है गार्नर बनाम मरे
का नियम लागू होगा या नहीं। तो ये इतनी बातें एक साझेदारी संलेख में स्पष्ट की जाती है। इसके अलावा अन्य बातें भी हैं जो कि होती हैं, जैसे कि किसी साझेदार द्वारा यदि कोई गलती की जाती है तो उसके लिए क्या नियम होगा, यदि कोई साझेदार फर्म से मिलकर जनता व्यापार करता है तो उसके लिए क्या नियम होगा, ये सारी कई बातें होती है। तो इसके एक बार फिर बता देते हैं साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें स्पष्ट की जाती है। नंबर 1, फर्म का नाम व पता, फर्म किस जगह पर होगी उसका क्या नाम होगा, उस जगह का नाम व पता स्पष्ट किया जाता है। साझेदारों के नाम व पता, जो भी साझेदार है फर्म में, जो भी साझेदार फर्म में है उन सबके नाम व पते ये स्पष्ट किए जाएंगे इसमें। और तीसरा है व्यापार की अवधि। व्यापार की अवधि क्या है, कितने समय के लिए वो व्यापार शुरू किया गया है, वो साझेदारी कब तक चलेगी, ये बात भी स्पष्ट की जाती है। अब इसके बाद आता है फर्म की पूंजी। फर्म में कुल कितनी पूंजी लगेगी, व्यापार में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख कितनी पूंजी कुल लगाई जाएगी। और इसके बाद है फर्म की सभी साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। सभी साझेदार अलग अलग कितनी पूंजी लगाएंगे जिससे कि वो फर्म की कुल पूंजी पूरी हो सके। अगला है पूंजी पर ब्याज। जो साझेदारों ने पूंजी फर्म में लगाई है उस पर उन्हें ब्याज देना है या नहीं, ये स्पष्ट किया जाता है। आहरण की मात्रा व ब्याज। फर्म में जो साझेदार अपने निजी खर्च के लिए निकालते हैं उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण किया जाएगा, कितना किया जाएगा, ये सब बात स्पष्ट की जाती है। और जो आहरण वो करेंगे उस पर उन्हें ब्याज देना मिलना है या नहीं मिलना है, ब्याज फर्म देगी या नहीं देगी, ये भी स्पष्ट किया जाता है। अगला नियम है साझेदारों को देय वेतन व कमीशन। जो साझेदार फर्म में अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उनको उस कार्य के लिए वेतन देना है या कमीशन देना है या नहीं देना है, ये भी स्पष्ट किया जाता है। अगला है ख्याति के मूल्यांकन की विधि। जो फर्म की ख्याति होगी उसको किस विधि से मूल्यांकित किया जाएगा, साधारण औसत लाभ विधि से या भारत औसत लाभ विधि से या अधिलाभ विधि से या पूंजीकरण विधि से। फर्म ख्याति के मूल्यांकन की जितनी विधियां उनमें से कौन सी विधि अपनाई जाएगी, ये स्पष्ट किया जाता है। अगर लाभ हानि वितरण का अनुपात, जो सभी साझेदार कार्य करेंगे तो किसको कितना हिस्सा लाभ में से ये देना है, या जो हानि होगी तो उसमें से कितना हिस्सा उनको मिलेगा। अब 11वां किसी साझेदार के प्रवेश पर नियम। यदि कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या नियम होंगे, फर्म का मूल्यांकन, संपत्ति दायित्वों का मूल्यांकन किया जाएगा या नहीं, जो फर्म के फंड हैं उनको बांटा जाएगा या नहीं, उनको वही समायोजन करना है या उनको बांटना है, वितरित करना है, ये सारे नियम लिखे जाते हैं। इसी प्रकार किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के क्या नियम होंगे, ये स्पष्ट किया जाता है। अब फर्म के समापन के नियम। यदि फर्म बंद की जाएगी, व्यापार बंद किया जाएगा तो उसके क्या नियम होंगे, किस प्रकार से उनका हिसाब होगा, ये सारी बातें साझेदारी संलेख में पेश की जाती है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व, उनके क्या, सभी साझेदार जो फर्म में हैं उनके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, ये सारे स्पष्ट किए जाते हैं। फर्म के लेखे रखने की विधि। फर्म में जो लेखा पढ़ी की जाएगी वो किस विधि से की जाएगी, दोहरा लेखा प्रणाली से, गैर लेखा प्रणाली से या केवल ग्लोबल प्रणाली से, ये तीनों प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी। अब 16वां धारणा बनाम मरे का नियम लागू होगा या नहीं। ये नियम लागू होता है किसी साझेदार के दिवालिया होने पर। यदि कोई साझेदार फर्म में दिवालिया हो गया है और फर्म बंद हो गई है तो उस स्थिति में गार्नर बनाम मरे का नियम लागू होगा या नहीं, ये सारी बातें हमें साझेदारी संलेख में स्पष्ट करनी होती हैं। तो आशा आप लोगों को साझेदारी संलेख समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आगे जो पार्टनरशिप में हम साझेदारी के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जो भी आगे जो भी कार्य आएगा वो सब इन्हीं नियमों पर आधारित होगा। इन्हीं नियमों को देख करके वो उन सबको हल किया जाएगा। ठीक, अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे की पार्ट के आगे अगले चैप्टर में ले चलेंगे।